तो चलिए अब आपके सामने खबरें विस्तार से रख देते हैं। आशीष, ये खबर जो है कर्नाटक से है, जहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होना है, लेकिन उससे पहले कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विवाद छिड़ गया है। सीएम की कुर्सी लड़ाई तो कर्नाटक में खत्म हो गई, पर अब सरकार बनाने की चुनौती, इसके लिए एक बार फिर से दिल्ली में मंथन होने वाला है। ये देखिए बड़ी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पे। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर दिल्ली, बेंगलुरु, फिर दिल्ली। जो पूरी प्रक्रिया है वो करने के बाद में सरकार फॉर्म करने के लिए, वो क्लेम किया करने के लिए जो प्रक्रिया थी वो की गई। उसके बाद अब आला कमान के साथ में एक बार फिर पोर्टफोलियो को लेकर मंथन चलेगा। विकास, बिल्कुल आशीष, मंथन होगा। यहाँ पर आला कमान मल्लिकार्जुन के खड़गे के घर पर मुलाकात होगी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, जहाँ पर सरकार बनाने के लिए जरूरी नामों पर चर्चा होगी। किस किस को मंत्रिमंडल में रखा जाए, किसकी दावेदारी ज्यादा है, किस रीजन से कितने लोगों को लिया जाए, इस पर आशीष मंथन होने वाला है। बिल्कुल, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जैनेंद्र, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, किसको कितना पोर्टफोलियो? देखिए, सबसे अहम जो होगा पोर्टफोलियो एलोकेशन और मंत्रिमंडल गठन में, उसमें रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज्यादा लिंगायत समाज के विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस के, तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो ज्यादा रहने की उम्मीद है। एमबी पाटिल सबसे प्रमुख नाम है जो निश्चित तौर पर कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन होगा। जी परमेश्वर का नाम सबसे आगे है। प्रियांक खरगे, एक और दलित समाज के विधायक जो मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, उनके भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ओबीसी समाज, एससी तो मैंने जिक्र कर दिया, एसटी और माइनॉरिटी, और इसके अलावा ब्राह्मण समाज से एक विधायक जो है, की बात की आपने जैनेंद्र। हमने देखा था कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है कर्नाटक के, उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले बयान दिया था कि मुस्लिमों ने 90% वोट अपना जो है वो कांग्रेस को दिया है, इसलिए 5 मुस्लिम मिनिस्टर और 1 डिप्टी सीएम कांग्रेस इस सरकार में उन्हें दे। तो क्या मुस्लिम्स को इतना प्रतिनिधित्व शपथ ग्रहण के वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए विकास जी, ये तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक होगा और वो डीके शिव कुमार होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुस्लिम वोट, जिस तरीके से एक तरफा कांग्रेस को मिले हैं मंत्रिमंडल में, उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के कांग्रेस जरूर सीरियस होगी। और एक से ज्यादा माइनॉरिटी वर्ग से मिनिस्टर जो है वो मुझे लगता है कि बनाए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के कोई आधिकारिक इनपुट जो है वो नहीं है। और इसी चीज को फाइनल करने के लिए, कैबिनेट को फाइनल करने के लिए, ताकि कल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ जो मंत्री शपथ लेंगे, यही देखिए इसी मंच से शपथ लेंगे, तैयारियां यहां चल रही हैं। तो यहां पर कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे उसी को फाइनल करने के लिए अब से कुछ देर में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खरगे के घर पहुंचेंगे और वहां पर नामों को लेकर के चर्चा होगी। और इसके साथ ही बाद में उन्हें पोर्टफोलियो कौन कौन सा देना है उसको लेकर के चर्चा होगी। देखना यही है कि सारे समाज के अलग अलग हिस्सों को किस तरीके से प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी देती है, क्योंकि लिंगायत सबसे ज्यादा जीत कर आए हैं और दलित समाज से एक उप मुख्यमंत्री, माइनॉरिटी समाज से भी एक उप मुख्यमंत्री की डिमांड थी, वो नहीं दे पाए। तो कैबिनेट में किस तरीके से उन सबको शामिल करते हैं जी। बिल्कुल, और पोर्टफोलियो में वो ट्रेलर आपको जरूर दिख जाएगा जो कि 2024 की पूरी फिल्म की तैयारी किस तरह से की जाएगी। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए, कर्नाटक में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी की पार्टी को भी न्योता मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ममता की पार्टी ने न्योता कबूल भी कर लिया है। जी हाँ, ममता बनर्जी तो समारोह में खुद नहीं पहुंचेंगी, लेकिन उनका प्रतिनिधि, उनकी पार्टी के नेता लोकसभा में पार्टी के उपनेता ककोली घोष दस्तीदार इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जाएंगी। तो ये आशीष एक बड़ी दिलचस्प खबर है। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप बंगाल हमारे लिए छोड़ दो और हम देश आपके लिए छोड़ेंगे, और छोटी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस उन्हीं ममता बनर्जी को इनवाइट कर रही है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। बिल्कुल, और इसी शपथ ग्रहण में कौन कौन इनवाइटेड है उसी खबर को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी अपडेट दिखाते हैं दर्शकों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी शपथ ग्रहण में आने का न्योता दे दिया गया है। दोनों ने शपथ ग्रहण में जाने की पुष्टि भी कर दी है। ये देखिए विकास, एक तरफ ममता बनर्जी खुद नहीं आ रही है, अपना रिप्रेजेंटेशन भेज रही है, और दूसरी तरफ यहां पर आपको तेजस्वी और नीतीश दोनों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। एक बात समझ लीजिए, कर्नाटका का चुनाव खत्म हो चुका है। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं।
24 को लेकर के, तो 24 को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, तो करते रहें और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले भी लोग किया है तो क्या हुआ है, तो जनता सब देख रही है, जान रही है और कोई फर्क नहीं पड़ता। सांच को आंच किस बात की भाई। तो आशीष देखो, हमारे साथ अब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स जुड़ने जा रहे हैं। जो खबर हमने दिखाई उसी खबर को विस्तार से और उसका विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी। देखिए हमारे साथ कुछ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। जिनेंद्र कुमार बेंगलुरु से हैं, दिल्ली से नीरज पांडे और पटना से प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं। पटना सीधे चलते हैं, प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश कुमार, बड़ा ही दिलचस्प है, एक तरफ नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर तमाम रीजनल पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं नीतीश कुमार को कांग्रेस बुला रही है अपने शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए विकास, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने जो काम टास्क लिया है हाथ में वो काफी मुश्किल है, खासतौर से ऐसे प्रदेशों में जहां पर कि क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत हैं। वो नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ आए। कर्नाटक में आप देखेंगे कि जेडीएस के साथ भी नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे सामंजस्य बिठाने की, उनके नेताओं से भी वो पहले मिल चुके थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया है तो उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें न्योता मिला है उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो कर्नाटक बैंगलोर जाएंगे। उनके साथ में तेजस्वी यादव जो इनके डिप्टी हैं वो जाएंगे। तो ये देखना होगा कि जेडीएस किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ में सभी पार्टियां मिलकर एक साथ नहीं आती हैं तो इसे नहीं माना जाएगा कि वो जो विपक्षी पार्टियों को एक सूत्र में बांटने के लिए एक जगह एक छतरी के नीचे लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सफल होगा। ये जरूर है कि नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि जो जहां मजबूत है उनके साथ वो इस तरह से साथ लाए ताकि कहीं बड़े पैमाने पर बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। विकास बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए। हमारे साथ में दो हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजनीतिक विश्लेषक ऋषि शंकर मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन एक आपके पास मैं आऊं उससे पहले नीरज पांडे के पास जाना चाहूंगा। नीरज, ये तैयारी दूसरे मोर्चे को मजबूत करने की हो रही है या तीसरा मोर्चा बनाने की हो रही है? देखिए पूरे समूचा विपक्ष आप देखें तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहा है। एक 2024 से पहले एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है आशीष यहाँ पे कि कर्नाटक में नीतीश कुमार जाएंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे। ममता बनर्जी अगर बंगाल से निकल कर कर्नाटक जाती हैं या दूसरे राज्य में जाती हैं तो क्या प्रभाव डालती हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के लिए क्या अपना स्टेक छोड़ देगी, क्योंकि कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और बाकी ये सारे क्षेत्रीय दल हैं। तो एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी को नज़र दिखाना वो तो समझ में आता है, लेकिन इन सभी दलों की अपने अपने कंपल्सन्स हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो बंगाल में भी पूरे तरह से टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वो चलिए बिहार में उनका गठबंधन में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद चुनाव लड़ेंगे। दूसरे राज्य चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, इन सब राज्यों में भी कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव लड़ती। तो बड़ा सवाल यही है कि एक मंच पर आना तो ठीक है, बिल्कुल नीरज, ये पूरा मुद्दा इसी पर आ जाएगा कि कांग्रेस कितना अकोमोडेट करती है बाकी रीजनल पार्टीज को, और एक साथ में अगर वो आ जाए तब फिर जाहिर सी बात है कि एक मजबूत मोर्चा बीजेपी के खिलाफ वो खोल पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी है। प्रदीप जी, एक कंफ्यूजन सा भी या डिवीजन सा भी दिख रहा है, जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें कुछ केवल रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, जैसे कि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी खुद नहीं आ रही है, यानी कि कोई बहुत खुल के वो मजबूती से नहीं दिखना चाह रही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन भेज रही है। कहीं हम दूसरे रीजनल पार्टीज देख रहे हैं, जैसे बिहार की तरफ से हम देख रहे हैं, वहां पर खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब खुद ही पहुंच रहे हैं। तो क्या ये एक डिवीजन भी दिखाई दे रहा है आपको कि बीजेपी के साथ कोई खुलकर आना चाहता है, कोई खुलकर नहीं आना चाहता है, कोई कांग्रेस के पत्ते जब तक 24 को लेकर खुले नहीं तब तक अपने भी पत्ते पूरी तरह से खोलना नहीं चाहते? प्रदीप जी, देखिए आशीष जी, विपक्षी एकता की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्ष में कोई मल्टी स्टेट पार्टी नहीं, सब एक एक राज्य की पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी है 2 राज्यों में लेकिन उसको बुलाया नहीं जा रहा, उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, तो उसकी बात नहीं करते। बाकी पार्टियां अपने राज्य में मजबूत है, वहां वो किसी और का दखल नहीं चाहती।
ममता बनर्जी एकमात्र नेता है जिन्होंने ये बात खुलकर कही कि भाई अगर आप विपक्षी एकता चाहते हैं तो हम पश्चिम बंगाल को हमारे ऊपर छोड़ दें और बाकी जगह हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी बाकी जगह क्या समर्थन करेंगे सिवाय ये बयान देने के अलावा? किसी राज्य में, मध्य प्रदेश में जाकर या राजस्थान में जाकर या छत्तीसगढ़ में जाकर ममता बनर्जी कांग्रेस का 5 वोट भी नहीं बढ़ा सकती जी। ये जो समस्या है कि कांग्रेस सबके लिए छोड़ दे, क्योंकि वो मल्टी स्टेट पार्टी है जी। तो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों को जो है जगह दे दे, लेकिन कांग्रेस को कोई जगह नहीं देगा। उसके अलावा कांग्रेस का जिन पार्टियों से गठबंधन हो सकता है, संभावना है, वो हो चुका है। 6 राज्यों में कांग्रेस का अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि गठबंधन कोई होने वाला है। ममता बनर्जी अपना प्रतिनिधि इसलिए भेज रही हैं कि वो एक संदेश देना चाहती हैं, विपक्षी एकता के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल विपक्षी एकता के खिलाफ नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगा प्रदीप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक ऋषि शंकर मिश्रा भी हमारे साथ बने, लेकिन उससे पहले हम अपने सहयोगी जैनेंद्र के पास बेंगलुरु चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी तक इन 2 दलों को, केसीआर को और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को न्योता क्यों नहीं दिया है कांग्रेस ने? जैनेंद्र, विकास जी देखिए, कांग्रेस के सूत्र ये बताते हैं कि उन पार्टियों को जिन्होंने की कांग्रेस की राह में बीते दिनों में रोड़ा डाला है या आने वाले दिनों में डाल सकते हैं, उन सबसे दूरी बनाई गई है। आम आदमी पार्टी की स्पेसिफिक बात करें तो बीते दिनों में संसद सत्र के दौरान विपक्षी एकजुटता नजर आने लगी थी, लेकिन कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। खुद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां पर प्रचार करने भी आए। इस बात से कांग्रेस जो है वो नाराज हुई और इसके अलावा जालंधर में अभी उपचुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस की सीट थी वो छीन ली आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस को लगा कि आम आदमी पार्टी के साथ जो दोस्ती है वो नुकसान पहुंचा सकती है और इसीलिए दिल्ली में तो हमने देखा है कि ये ना ठंडा गरम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चलता रहता है और सिचुएशन के हिसाब से होता रहता है। ऋषि आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। आखिरकार मुद्दा यही आएगा कि कांग्रेस पार्टी कितना कदम पीछे लेती है और जितना ज्यादा रीजनल पार्टीज पर सीट को लेकर या फिर डोमिनेंस को लेकर या बिग ब्रदर वाले अप्रोच के साथ में जाएंगे तो वोट भी तो डिवाइड होगा। देखिए आशीष भाई, जब यूपीए का गठन हो रहा था तो इसी प्रकार की जो सवाल आ रहे थे कि क्या सोनिया गांधी एक गठबंधन का स्वरूप दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। और इतिहास आपने देखा कि 2004 में किस प्रकार से सोनिया गांधी ने कई छोटे दलों को अपने साथ जोड़ के एक ऐसा गठबंधन बनाया जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ताकतवर नेता, जो पॉपुलर नेता थे, उनको उन्होंने पटकनी दी। वही अभी हालात वर्तमान राजनीतिक स्थिति में यही है कि जिस प्रकार से बीजेपी मजबूत है, बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर और पॉपुलर नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस को कर्नाटक में मैंडेट मिला है, कांग्रेस जो गठबंधन का स्वरूप होगा उसमें कोर होगी और कांग्रेस चाहेगी कि अधिक से अधिक जो पार्टी जिनको बीजेपी से थ्रेट है, जहां जिन राज्यों में बीजेपी उनके लिए चैलेंज है, वो गठबंधन में शामिल हो। मैं कई लोगों को सुन रहा था कि नीतीश कुमार कर्नाटक जाके क्या करेंगे, ममता बनर्जी कर्नाटक जाके कितना वोट ऐड ऑन कर पाएंगे। तो मुझे उन लोगों को याद दिलाना होगा कि हरकिशन सिंह सुरजीत ऐसे ही एक बेहतर कोऑर्डिनेटर नेता हुआ करते। जी ऋषि शंकर जी, हम आपके पास आएंगे। अभी वक्त की कमी है और वक्त की कमी के चलते हमें यहाँ पर रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, हमारे सहयोगियों का जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े। और देखिए, कर्नाटक के बहाने कांग्रेस ने जो परसेप्शन बिल्डिंग की है पूरे देश में, उसका फ़ायदा उठाकर वो तमाम उन दलों को अब जोड़ने की कोशिश कर रही है आशीष, जो तीसरे दल की तरफ जाते, तीसरे मोर्चे की तरफ जाते हुए दिख रहे थे और तीसरे मोर्चे की मुहिम करने वाले नेताओं को भी साथ जोड़ने की कोशिश है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।